अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अल अज़ीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में आज पेशी के बाद मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। गुफ्तगू में मरीम नवाज़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी इनका हदफ नहीं है, पीपल्स पार्टी पर अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज़ ने PDM के इस्तीफ़ों के हवाले से भी बात की और कहा कि इस्तीफ़ों का फ़ायदा सिर्फ उस वक्त होता जब PDM में शामिल तमाम जमातें इस्तीफ़ा दे देती। मरीम नवाज़ ने कहा कि अगर तकसीम होकर इस्तीफ़े दिए जाते तो इसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होता। मरीम नवाज़ ने हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए और लोड शेडिंग पर भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। एक तरफ जहां हुकूमत को बजट मंजूरी के मामले में अपोजिशन जमातों से अब खतरा नज़र आता है, वहीं विफाकी काबीना में भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ विफाकी काबीना के इजलास में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को कहा कि वो काफ लीग के अरकान से पूछें कि वो कल कौमी असम्बली के इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए, जिस पर वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने जवाब दिया कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे तो हम कैसे किसी हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी तरफ कल कौमी असम्बली के इजलास में हमने देखा कि PTI रुकन ने कौमी असम्बली नूर आलम खान भी अपनी ही हुकूमत पर हमें बरसते हुए नजर आए। नूर आलम खान ने कहा कि विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर को मालूम ही नहीं है कि इस वक्त मुल्क में कितनी लोड शेडिंग हो रही है। 22 घंटों की लोड शेडिंग, दर्जा हरारत 50 के करीब पहुंच चुका है। स्कूलों में बच्चे जो है वो बेहोश होने लगे हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि बिजली को सिस्टम में शामिल होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ये इस हुकूमत का हाल है। जो नवाज़ लीग के दौर में 2 घंटों की भी बिजली जाती थी। ये हुकूमत के जो ये लोग हैं जो आज बड़ी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये पिछली हुकूमतों के किए हुए मुआहदे हैं। आज ये हुकूमत खुद जवाब देने से कासिर और कह रहे हैं कि तरबेला डैम में कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से जो है वो बिजली का जो सिस्टम है वो मुतासर हुआ है और 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दूसरी तरफ हमने बात करनी है कि आज डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया को उनके ओहदे से हटाकर उन्हें DG नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात किया गया है, जबकि वाजिद ज़िया की जगह IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को DG FIA तैनात किया गया है। एक ऐसे वक्त में जब FIA जहांगीर तरीन के मामले पर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, सारे मामले पर, ऐसे वक्त में वाजिद ज़िया की तब्दीली पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या तरीन ग्रुप की धमकी काम कर गई है। और स्पेशली वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते थे कि अफसरान को उनका टेन्योर पूरा होने से पहले हटाना उनके साथ ज्यादती है, इसीलिए सरकारी अफसरान काम नहीं कर पाते। प्राइम मिनिस्टर साहब माजी में बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे हुकूमतों पर कि सरकारी अफसरान को उनकी टेन्योर ख़त्म होने से पहले क्यों उनका पोस्टिंग ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ किया करते थे इमरान खान साहब, लेकिन आज खुद उनके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पूछना हम आपसे ये चाहते हैं, गर्मी उरूज पर है, जून का महीना है, 22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, आपके अपने वुज़रा जो हैं आप अपनी हुकूमत पर बरस रहे हैं, वो कहते हैं हमाद अजहर को तो खुद नहीं पता कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। KPK में आवाम से जाकर पूछ लें, 22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है सर? इतने गर्म मौसम में स्कूलों में बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शाजिया। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है। हमारे मुल्क में बहुत वाफर बिजली है, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बिजली के घर तो लगाए गए क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलता था, उसकी तरसील का सिस्टम नहीं बनाया गया। इसको ऐसा समझें कि घर में आप एक बहुत बड़ा पंप लगा दें पानी वाला, लेकिन उसके साथ पाइप कनेक्ट ना करें जो पानी वहाँ से उठा के कहीं और लेके जा रहा हो। तो पानी जितना मर्जी उबल रहा हो, जब तक आप उसे उठा के किसी जगह तक लेके नहीं जाते तो वो किसी बाथरूम की टूटी में वो पानी नहीं आएगा। तो हमारा ये सबसे बड़ा सिस्टम जो तरसील का है, हमारी हुकूमत ने आके तकरीबन 70 अरब रुपए खर्च करके 4000 मेगावाट का उसमें कैपेसिटी का इजाफा किया। तो 21,000 से बढ़ा के हमने उसे 25,000 कर दिया। अब साल में 3 से 4 दिन आते हैं जब हमारा वाटर का कोई क्राइसिस आता है या कोई तकनीकी खराबी आती है। ये जब पिछली दफा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था तो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था हेडक्वार्टर्स जो था। सर वो तो समझ में आता है, सर वो समझ में आता है, पूरे मुल्क में जो ब्रेकडाउन हुआ वो समझ में आता है। बात सुन लीजिएगा, लेकिन जो लोग 34 रुपए एक यूनिट का दे रहे हैं सर, उनका क्या कसूर है? अब इसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम आई है
और तब बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और मेरी भी पहली दफा लर्निंग हुई थी कि जब मुल्की लेवल पे तकनीकी प्रॉब्लम आती है, फंडामेंटल इशू आता है, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि आप बटन दबाते हैं तो कोई एक बिजली घर ऑन हो जाता है और वो बिजली देना शुरू हो जाता है। जब आप, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को एक ही जगह पे रखना होता है बिजली की, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आप कर सकते, इसलिए आपको लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। आपके पास बिजली घर तो बहुत सारे हैं, अब उनको स्टार्ट किया जाएगा, नेशनल ग्रिड में लाया जाएगा, इट्स गोना टेक टाइम। सर आप 3 से 4 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो है तरसील का निजाम दुरुस्त नहीं है, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है। मसला क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है, तलब ज्यादा है, पैदावार कम हो रही है। तीनों एक ही चीजें हैं, ये तीनों एक ही चीजें हैं। आपको इसकी, क्योंकि ये अगेन एक टेक्निकल इशू है। मैंने जैसे कहा कि जब तक मैं नेशनल ग्रिड में नहीं गया था मुझे भी इसकी समझ नहीं थी और मैंने वहां सीखा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइड्रो से हम इस टाइम हमारी बिजली से वो ड्रॉप हो गया हाइड्रो। अब ये एक तकनीकी प्रॉब्लम आ गई कि हाइड्रो ड्रॉप हो गया। अब आपकी फ्रीक्वेंसी आपने मेंटेन रखनी है, आपके शो का टाइम बहुत कम है, मैं वो फ्रीक्वेंसी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज रात 1100 मेगावाट हो रहा है, कल और 1000 मेगावाट ऐड होगी। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुल्की लेवल पे ये स्विच नहीं है कि आप ऑन करते हैं तो फौरन बिजली आ जाती। हाँ, अगर 10-15 दिन ये लोड शेडिंग रहे तो फिर आपके ये सारे सवालात दुरुस्त है। 1, 2, 3 दिन ये तकनीकी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा रहा है। आज 1100 मेगावाट आज रात ऐड हो जाएगी जो हमारी तकरीबन जरूरत को पूरा कर देगी। अगले 2-3 दिनों में अजाफी बिजली ऐड हो जाएगी और हम सरप्लस पे चल रहे होंगे। ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम इतना आउटडेटेड है। जैसे हमारा रेलवे का अभी हुआ है, जो एक हादसा हुआ है, वो उसकी वजह ये है कि हमने रेलवे पे इन्वेस्ट नहीं किया ओवर द इयर्स, हमने तबाह कर दिया उस पूरे सिस्टम को। चलें सर, पूरा सिस्टम तो आप 3 सालों में ठीक नहीं कर सके। सर मेरी भी सुन लेना। आप लोगों की हुकूमत का एक मसला है सर, वो ये है कि जो काम आप लोग खुद नहीं कर पाते उसका मलबा आप लोग डाल देते हैं अब नवाज शरीफ की हुकूमत पर, जरदारी साहब की हुकूमत पर। भाई उनसे हम जवाब क्यों मांगे? अवाम ने तो जवाब आप लोगों से लेना है ना। हम ये कौन कहता है कि 3 सालों में आप लोग जो है ना वो पिछले 20 सालों का जो खराब काम है उसको ठीक कर दे। एटलीस्ट वो ट्रैक तो ठीक हो सकते ना। इन 3 सालों में वो ट्रैक ठीक नहीं हो सकता था जिस पर ये एक्सीडेंट हुआ। 3 साल में आपका नया ट्रैक वहां पर नहीं बिछ सकता। आप ML1 लेके आ रहे हैं, अरबों रुपए का वो मंसूबा लगना है और हम एक गरीब मुल्क है, हमारे पास रेडीली इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। हम बिल्कुल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि कर्जे लेकर मुल्क को डुबोते जाएं। हम जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रह के प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो आपका ML1 प्रोजेक्ट आ रहा है चाइना की कोलैबोरेशन के साथ। जब वो लगेगा तो आपके ये सारे मसाइल खत्म होंगे, लेकिन उसको सालों लगेंगे एक्टिवेट होने में क्योंकि ये एक बड़ा मंसूबा है। अब आप कह रही हैं ये 3 साल में नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी बननी है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम है, उनके साथ डील्स होनी है, बिड्स होनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये 3 साल में पटड़ियां चेंज नहीं हो सकती थी। तो सर ये जो आपके वुज़रा फिर कौमी असम्बली में आकर कहते हैं कि गालियां तो माओ बहनों की उनको पड़ती हैं, चाहे वो लोड शेडिंग का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे आप लोगों की ओवरऑल कारकर्दगी का मामला हो। अब ये बात एंकर्स तो टीवी पर बैठ के नहीं करते, ये तो कौमी असम्बली में भांडा फूटता है। आप लोगों के खुद लोग जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने करते हैं और फिर जब अपोजिशन डेस्क बजाती है तो हमाद अजहर साहब कहते हैं ये तो बड़ा आसान है डेस्क बजवाना, बड़ा आसान है अपोजिशन से तालियां बजवाना। तो हर काम एंकर के जिम्मे डाल देना, एंकर के सवालों पर डालना, सब खुद भी अपनी भी लोगों की कारकर्दगी का कुछ जवाब देना आप लोगों को भी आना चाहिए। शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माहिर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। सर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन केसेस की समाअत हो रही थी अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप, आपने कहा कि अपील कुनंदा ना हो तो अपील नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अपील करने वाले मौजूद नहीं तो क्या करें, ऐसा अदालत ने कहा। तो सर इस बात का तो किसी को भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब ने कब आना है। जब हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, आप लोगों से भी बात करते हैं तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि जब उनका इलाज होगा तो वो आ जाएंगे, लेकिन फिर तनकीद होती है कि इलाज के लिए ना वो किसी अस्पताल में दाखिल हैं, ना कोई रिपोर्ट हुकूमत कहती है कि जो इनका इलाज हो रहा है उस हवाले से कोई, ना आप लोगों ने अदालत में कोई रिकॉर्ड दिया है, ना हुकूमत को आपने कोई रिकॉर्ड दिया है। तो क्या फिर कोई ख़ास टाइम फ्रेम
अदालत को बताना नहीं चाहिए कि कब आएंगे, कब फिर अपील अदालत सुन सकती है? सर क्या इसका सर वो हल है? बहुत शुक्रिया शाजिया। एक तो मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैं मियां नवाज शरीफ के वकील के तौर पे पेश नहीं हुआ वहां पे। आज से 15 रोज पहले एक पेशी के सिलसिले में मैं वहां पे मौजूद था, जब अदालत ने इसी केस में मुझे पोडियम पे बुला के तो उन्होंने कहा कि आप क्योंकि क्रिमिनल साइड का काम करते हैं और हमने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं मियां नवाज शरीफ की अपील्स में, तो आप इसमें हमारी कानूनी मुआवनत करें एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। सही। मैंने उस रोज भी ये अर्ज की थी कि मेरा क्योंकि एक सियासी जमात से अब ताल्लुक है और मैं इनके केसेस करता रहा हूँ, तो मेरे लिए शायद उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप जरूर इस पे असिस्ट कराएंगे कोर्ट को, और हमारे लिए अदालत का जो हुक्म है वो हुक्म ही होता है और ये इज्जत की बात होती है अगर इस तरह की सूरत हाल हो। तो मैं मियां नवाज शरीफ का ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा जी इस केस में। मेरे जिम्मे जो लगाया गया था वो सिर्फ ये था कि मैं जो पाकिस्तानी ज्यूरिसडिक्शन में लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, क्वेटा और कराची की जो प्रेसिडेंट्स हैं, यानी कि जो नज़ायर है कि इस तरह की सूरत हाल में जो कि आम केसेस में किया जाता है वो इकट्ठी करके अदालत के रूबरू पेश करूं, और आज तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह के केसेस में जो फैसला जात दिए हैं वो अदालत के सामने रखूं। सही। तो 2 तरह के फैसले आए। तकरीबन जो 90% केसेस हैं उनमें अदालत ऐसे हालात में आइन के आर्टिकल 4, 9, 10 और 10A को सामने रखते हुए गैर हाजिर शख्स का केस नहीं सुनती ता वक्त है कि वो आना जाए, और क्योंकि उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड है, लिहाजा अगर उनकी अपील 10 साल या 100 साल भी नहीं सुनी जाती तो किसी का कोई अच्छा, इसका मतलब है कोई टाइम बार नहीं है? फिर अदालत ये भी नहीं पूछ सकती कि आप टाइम फ्रेम दें कि कब तक आएंगे वो? देखिए, अदालत ने उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया है जो 87-88 की कार्रवाई करके उन्हें फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ कह दिया। अब ये मेरा और आपका मसला नहीं है, ये तकलीफ ना मुझे होनी चाहिए ना आपको या किसी तीसरे शख्स को कि मियां नवाज शरीफ ने कब आना है और कब उसकी अपील होनी है, क्योंकि वो कानून की नज़र में कन्विक्टेड है, कानून की नज़र में डिस्क्वालीफाइड है, वो कारोबार नहीं कर सकते, कोई इंतखाब नहीं लड़ सकते। अब उनकी एग्जीक्यूशन जो बाकी सजा की उस सूरत में होगी जब वो पाकिस्तान उनको लाया जाएगा या जब उनकी अपील सुनने के बाद उसके खिलाफ फैसला दे दिया जाएगा। सर, सहाफ़ी के तौर पर, एंकर के तौर पर ये सवाल पूछना तो सर हमारा हक है कि जिन सर्कमस्टांसेस में नवाज शरीफ साहब गए थे इलाज की गर्ज से, और फिर जब मरियम बीबी ये कह चुकी हों कि वो क्या करें आकर, उन्हें तो यहाँ पर इंसाफ मिलने की तवक्को ही नहीं है, जिससे ये मैसेज दिया गया कि फिर वो इलाज की गर्ज से नहीं है, शायद वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके जहन में है कि दोबारा उनको जेल हो जाएगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, इसलिए सवाल पूछना तो हमारा हक है ना? नहीं, बिल्कुल आपका हक है, और मैंने इसलिए शुरू में वजाहत की कि मेरा जो इस वक्त जो ड्यूटी मैं दे रहा हूं अदालत के सामने, मेरा उस केस में नवाज शरीफ के वकील के तौर पे कोई रोल नहीं है, ना मैं उनका ब्रीफ होल्ड करता हूँ, ना ही इस केस में मैं उनका वकील था। मुझे अदालत ने जिस तरह नैब में उन्होंने भरवाना साहब जो उनके एडिशनल प्रोसिक्यूटर है उन्हें कहा कि आप मुआवनत करें, और क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब अब पेश नहीं होते मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और क्योंकि जो अमजद परवेज साहब हैं वो मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर के वकील हैं, तो मैं उस दिन अदालत में मौजूद होने की वजह से इस ड्यूटी के लायक समझा गया, और अदालत ने कहा कि आपने हमें सिर्फ लीगल इशू के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर असिस्ट कराना है। और मैं शायद समझा नहीं पा रहा, ये एक बड़ी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है कि कोर्ट्स लॉयर्स को अपॉइंट कर देती हैं ऑनररी तौर पे कि आप अदालत की मुआवनत करें और दिखाएं कि क्या कानून है इस बाबत में। मैंने सिर्फ तस्वीर का एक रूप पेश नहीं किया, सही। मैंने आज ना मियां नवाज शरीफ की मुखालफत की है ना मैंने उनकी हमायत की है, मैंने तो अदालती मुआवन के तौर पे कुछ नज़ायर जो हैं जो कि लाहौर, पेशावर, क्वेटा, कराची से मुतल्लिका है, हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की, वो उनके सामने रखी, और मैंने ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी शहरी होने के नाते नवाज शरीफ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए
जो उमैर के साथ, मोहसिन के साथ, अकबर के साथ, अनवर के साथ होता है। और उसमें ये प्रैक्टिस रही है अदालतों की कि जब मुल्ज़म मौजूद नहीं है तो उसकी अपील या तो खारिज कर दी जाती है अदम पैरवी की वजह से, इस क्लैरिफिकेशन के साथ कि जब वो आएगा ये अपील बरामद कर दी जाएगी और उसको मेरिट पे सुना जाएगा, या उसकी अपील को पेंड कर दिया जाता है, यानी उसको मौखर कर दिया जाता है और जो मुल्ज़म हाजिर है उनकी अपील सुन ली जाती है। और ये पहला केस नहीं है, इस तरह के दर्जनों केस हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये शुरू में वजाहत की थी कि मैं आपके भी प्रोग्राम में आज शायद अपनी जमात का या बतौर जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स है मैं वो नुक्ता नज़र आपके सामने पेश ना कर सकूं, इस वजह से कि मुझे अदालत ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो अदालती मामून के तौर पे मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि आप कुछ प्रेसिडेंट्स ला के हमें दिखाएं, आप तलाश करें और हमारे साथ। बिल्कुल सही। इसमें मैंने दोनों तरफ के रखे, 3-4 केसेस वो भी दिए जिनमें गैर हाजिरी में केस सुन लिया गया, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है 80% या 90% में वो है कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल देता है उसकी वजह से कहते हैं इनको मुअख्खर कर दे। और ये प्रेसिडेंट्स भारत से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, श्रीलंका से भी है। सो एक ये लीगल क्वेश्चन था, ये सियासी नहीं था। बिल्कुल। आजम नज़ीर तार साहब, शहबाज शरीफ साहब भी तो इलाज की गर्ज से बाहर जाना चाहते थे, फिर उनका नाम PNI लिस्ट में डाला, फिर ECL पे डाल दिया गया। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दी शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर कि भाई वो मैं इलाज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरा नाम ECL से निकाला जाए। कुछ रोज़ पहले शेख रशीद साहब ने भी इस बारे में कहा कि 15 रोज़ की मुद्दत गुजर गई, ECL से मुतालिक शहबाज शरीफ की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। अच्छा जी, अब मैं कैब चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं मुझे बतौर वकील पूछ रही है शहबाज शरीफ साहब के, और ये वकालत में हम रोज पोजीशंस चेंज करते हैं, कभी हम विक्टिम की तरफ से पेश होते हैं, कभी मुल्ज़म की एक जमात की तरफ से, कभी दूसरी जमात की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब का केस मैं डील कर रहा हूँ, उसमें शहबाज शरीफ साहब इसलिए रुक गए हैं क्योंकि बजट सेशन आ गया इन द मीनवाइल, और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन वो ये समझते हैं कि बजट सेशन में उनकी जो मौजूदगी है वो बहुत ज़रूरी है, और उनकी पार्टी की भी ये राय थी। रही बात शेख रशीद साहब की, तो शेख रशीद साहब के बारे में फैज साहब कह गए हैं एक बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुनसफी चाहें। बात यह है कि जो काबीना मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात खड़े करती है, जो काबीना उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, जो काबीना उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के तौर पे काम कर रही है, शहबाज शरीफ ने वहां पे दरखास्त क्यों देनी है? ये दरखास्तें वहां पे दी जाती हैं जहां पे इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार मुनसिफ बैठे हों। शहबाज शरीफ साहब अदालत से रजू करेंगे, हुकूमत से रजू नहीं करेंगे। तो कब करेंगे अदालत से रजू सर? वो अदालत से बजट सेशन के बाद रजू करेंगे जी, क्योंकि अभी बजट सेशन में वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद हों, और बजट सेशन में जो उनकी इनपुट है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वो जरूर दें, उसके बाद वो जरूर अदालत से रजू करेंगे। उन्होंने अपने पीरियोडिकल चेकअप के लिए जाना है, उनका साल में 2 दफा उन्हें सजेस्ट किया गया था कि आप अपनी कोलोनोस्कोपी करवाया करें, और जब वो उनकी अपॉइंटमेंट अब सेट होगी, कुछ थोड़ी सी कोविड में भी मेरे ख्याल में बेहतरी आ रही है, फ्लाइट्स खुल रही हैं, तो वो जरूर जाएंगे और वो रजू अदालत से ही करेंगे, इस हुकूमत से नहीं करेंगे। वो शेख रशीद के पास नहीं जाएंगे, शेख रशीद साहब उनका इंतजार करना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। साबिर साहब, सबसे पहले तो जो इशू डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि DGFI वाजिद ज़िया को जो उनके ओहदे से हटाया गया है, चंद महीनों में वो रिटायर होने वाले थे। फिर आपको भी पता है पनामा केस की GIT में इनका जो रोल है, जिस पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी इनकी। अब जहांगीर तरीन केस में भी अब इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, कहते हैं कि उनको टफ़ टाइम देने में इनका बड़ा रोल है। आटे शुगर पर जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की, कहा जा रहा है कि ये जहांगीर तरीन को NRO देने के लिए
या उनके जो ग्रुप की तरफ से धमकियां मिल रही थी, उससे हुकूमत को कुछ खौफ नजर आया, हुकूमत डर गई जिसकी वजह से ये तबादला हो गया? क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना जो अफसरान को उनका टेन्योर खत्म करवाने से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पे बड़ा एतराज किया करते थे। मेरा ख्याल है कि जो मेरे पास इत्तलात हैं जो आए हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब, अगर तो इसकी ये वजह मानी जाए तो फिर सनाउल्लाह अब्बासी साहब तो फिर वाजिद ज़िया साहब से ज़्यादा सख्त साबित होंगे जो मेरी इत्तलात हैं। और वो आईजी केपीके में थे और वहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और फिर अगली बात यह है कि बहुत ही उन्होंने एतमाद हासिल किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट ने ही उन्हें केपीके में आईजी लगाया सनाउल्लाह अब्बासी साहब को। तो उनका जो इंतखाब है इसका तो मतलब ये हुआ कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब को DGFIA लगाया गया है ताकि ये जाके मामलात पे मज़ीद गिरफ्त अपनी मजबूत करें। और वाजिद ज़िया साहब जिन्होंने रिटायर होना है कुछ अरसे के बाद, उनको कहा गया है कि आप ज़रा रेस्ट कर लें और आप अपने घर जाने की तैयारी करें। तो मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, KPK से भी मैंने आज चेक किया अपने दोस्तों से भी, तो उन्होंने कहा कि ये तो इंतखाब अगर इसको इस तनाजुर में लिया जा रहा है कि शायद कोई ढील दी जाएगी या इस तरह का काम, तो ये नहीं है, बल्कि सनाउल्लाह अब्बासी इस वक्त। लेकिन ऑलरेडी जो साबिर साहब एक अफसर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी मामले को लेकर, उसको पूरी हिस्ट्री का पता है, जांच पड़ताल वो सारी कर रहा है, तो बेहतर ये नहीं है कि वही इसको कंटिन्यू करे 4-5 महीनों में, जब भी उनकी वो ट्रांसफ़र होनी है, रिटायर होने, उसके बाद इन मामलात को देख लेंगे। तो आपको लग रहा है फिर ये नॉर्मल रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये? देखिए, अगर तो डॉक्टर रिजवान को हटाया जाए तो समझ आती है, क्योंकि डायरेक्टर वो हैं और उन पे बहुत ज़्यादा कंसर्न थे JKT ग्रुप के। हाँ। और JKT के अपने कि डॉक्टर रिजवान साहब को जी यहाँ से हटाया जाए जो डायरेक्टर हैं। फिर उसके बाद न सिर्फ उनको हटाया बल्कि उनके साथ अबू बकर खुदाबख्श को लगा दिया। फिर अबू बकर खुदाबख्श को हटाया जाना चाहिए, इन दोनों को। तो DGFIA तो उस सिलसिले में बराह रास्त तो वो सिर्फ सुपरविजन ही थी उनके पास, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो बुनियादी अफसर डॉक्टर रिजवान है और उसके ऊपर अबू बकर हैं, खुदाबख्श अबू बकर। तो इसलिए मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रही। सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि उनको लिंक किया जा रहा है जहांगीर तरीन के हिसाब से मामले से, कभी रिंग रोड से। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सनाउल्लाह अब्बासी साहब को मैं जानता हूँ, वो और बाकी उनके काबिल एतमाद ऑफिसर हैं, उनको DGFIA लगाया जाना ये तो यही है कि मामला मजीद थोड़ा सा तेजी पकड़े। अच्छा, मामला और सख्त हो सकता है। काफ लीग वाले क्या मनवाना चाह रहे हैं बजट से पहले? एक बार फिर से वो नाराज़ हैं। कल शाह महमूद कुरैशी और तारिक बशीर चीमा साहब की भी आपस में तकरार हुई और तारिक बशीर चीमा ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हम आप लोगों के हुकूमती बिजनेस का हिस्सा क्यों बने जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे। तो यार 2-4-6 महीने के बाद काफ लीग उठती है, शोशा छोड़ा जाता है नाराज़गी का, मुतालिबात तस्लीम करवाने का। अब की बार क्या मनवाना चाह रहे हैं? ये एक मामला पेंडिंग चला आ रहा है और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी और चौधरी शुजात साहब को भी ये कहा था कि मैं मुनस इलाही को कैबिनेट में ले रहा हूँ। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट एनहांस करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे, तो उसमें या रीशफल करेंगे तो उसमें मुनस इलाही को हम ले आएंगे। अच्छा। अब चौधरी साहिबान उस वक्त तक काफ लीग इंतज़ार करती रही, फिर सेनेट का इलेक्शन आ गया। सेनेट के इलेक्शन में भी चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग ने पंजाब में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उन्हें कहा गया कि सेनेट के इलेक्शन के बाद जब काबीना रीशफल होगी फिर आ जाएगा, वो भी रीशफल हो गई। शिबली फराज साहब भी आ गए दोबारा, इसी तरीके से कुछ और नए फेस भी आ गए, लेकिन अभी तक नहीं आए। फ़ारूक हबीब आ गए, 2 दफ़ा ये रीशफल हो चुका है, लेकिन मुनस इलाही के लिए अभी तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा काफ लीग की क़यादत को, जनाब आएँ और आके ओथ लें। ये एक दरमियान में मुस्लिम लीग काफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान एक गिले शिकवे की कहानी है। बजट से पहले जब बजट पेश करने में 2 दिन रह गए हैं, उससे पहले ऐसी नाराज़गी कितनी मायने रखती है? ये यकीनन मेरा ख्याल है कि उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि बजट से पहले अब कर दें। और
जो हमारी इत्तलात हैं आखिरी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करना भी चाह रहे हैं। एक आध ये मोना सलाही के बारे में भी पॉजिटिव रिस्पांस था उनका कि इनको मैं शायद बजट से पहले इनको ले लूँ काबीना में। लेकिन जब तलखी बढ़ जाती है तो उसमें फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें कुछ डिले भी हो जाती हैं। लेकिन अब की बार काफ लीग का मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मामला संजीदा भी, अदरवाइज असद उमर साहब राब्ते में हैं उनसे, और बजट भी जो तैयार किया जा रहा है उसमें उनकी मुस्लिम लीग काफ के जो MNAs MPAs हैं उनकी स्कीमों को, उनके प्रोजेक्ट्स को भी एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक मामले पे इनकी गड़बड़ हो सकती है और वो है मोना सलाही साहब को काबीना में ना लेना। MQM भी गड़बड़ पैदा कर सकती है, कह रहे हैं सिंध में गवर्नर राज लगाए, नहीं तो बजट में जो है ना वो वोट नहीं मिलेगा आपको। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है और वो है JKT ग्रुप। अगर तो JKT ग्रुप के साथ मामला अच्छे हो गए, क्योंकि JKT ग्रुप को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो सिर्फ एब्सेंट ही हो जाते हैं तो यही बहुत बड़ा खतरा होगा। बीच में एक दिन रह गया है, तो एक दिन में क्या हो सकता है? अभी सिर्फ बजट पेश होना है अभी। हाँ। तो वो तो जब बजट अप्रूव होगा, अभी हैं 2-3 हफ्ते, तो वो तो जिस दिन बजट पे वोटिंग होगी और बजट अप्रूव हो रहा होगा फाइनेंस बिल, तब तक ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। उससे पहले कोई डिनर भी होंगे, कोई लंच भी होंगे, कोई इनवाइट भी किया जाएगा। ये सारी तो कोई गिव एंड टेक की सिचुएशन हो सकती है इन दिनों में। जी हाँ, 2-3 हफ्ते अभी बाकी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये लोड शेडिंग का जो मसला चल रहा है, हुकूमत आज हमें आकर बता रही है कि पिछली हुकूमतों के किए हुए मुआहदे हैं, तरसील का निज़ाम हमारा बेहतर नहीं है। हमें तो ये पता है कि हमें तो ये बताया जाता था कि बिजली इतनी ज़्यादा है, हम तो उस बिजली के भी पैसे दे रहे हैं जो हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी सिस्टम है वो इतना नहीं है कि बिजली का जो ज़्यादा लोड हम बर्दाश्त कर सकें, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ये पिछले साल तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी? अगर कोई थी तो मुझे याद दिला दें। मैंने तो नहीं देखा कि पिछले साल कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी बिजली की लोड शेडिंग को लेकर। तो पिछले साल तक भी ये निज़ाम था, वही मुआहदे थे, कोई नए मुआहदे तो नहीं हुए, पिछली हुकूमतों के मुआहदे थे। तो इस साल क्या हुआ? इस साल अभी जो आज भी मैंने चेक किया है वापडा पावर डिवीजन, उनका ख्याल है कि एक तो गर्मी यकदम बढ़ी है और यकदम गर्मी बढ़ने से डिमांड बढ़ गई और तकरीबन 1500 से 2000 मेगावाट का दरमियान में फ़र्क आ रहा है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अब ये बातें कहना छोड़ देनी चाहिए कि ये सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि 3 साल आप लोगों को हो गए हैं। तो 3 साल के बाद ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करे। जून में भी गर्मी ना हो, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन सी बात लगती है। ये कहना कि गर्मी एकदम बढ़ गई है, भाई जून है, जून बताएगा तो सही कि गर्मी आ गई है। ये कहना कि एकदम लोड बढ़ गया, ये तो होमवर्क पहले होना चाहिए था ना, कि एकदम आपकी गर्मी बढ़ सकती है, मौसम बदल रहा है, तो आपको ये सारा सिस्टम अपना पहले पाइपलाइन में चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी आपको। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और यही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अब ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है या पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन अब तो गवर्नमेंट 3 साल से, मैं कह रहा हूँ 3 साल हो गए भाई, अब तो 3 साल के बाद तो ये कहना नहीं बनता। अब तो वजीर जो हैं वो 0 मीटर जो थे वो भी अब माशाल्लाह से समझदार हो गए हैं। उनको चाहिए कि अपने अपने महकमों पे ग्रिप हो उनकी, और इस सारी सूरत हाल से आवाम को कम से कम अवाम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो ऑपोजिशन वाले डेस्क ही बजाते रहेंगे इनकी आपसी लड़ाइयों पे साबिर साहब। जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है, और अपोजिशन भरपूर तैयारी कर रही है आइंदा बजट में, बजट तकरीर में, बल्कि वो अच्छा खासा प्लान कर रही है कि माहौल को गरमाया जाएगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तकरीर मुकम्मल करने में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश करने जा रही है।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराही में मुआशी टीम की बजट से मुतालिक तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस दौरान जहां हुकूमत अपने मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी के दावे जो है वो कर रही है, वहीं अपोजिशन जमातों ने भी मुसलसल हुकूमत के पेश करदा मुस्बत मुआशी अशारियों को गलत कह रही है। अपोजिशन पीर के रोज़ वज़ीर आज़म के सरबराही में होने वाले इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वफाक के लिए 900 और सूबों के लिए 1201 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में अगले माली साल के मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी गई। इजलास में आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का जो टारगेट है ये 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है, जबकि ज़राअत में इजाफे का टारगेट 3.5%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.5%, जबकि सर्विसेज सेक्टर में 4.8% होगा। एक तरफ जहां हुकूमत आइंदा मालियाती साल के लिए टारगेट मुकर्रर कर रही है, दूसरी तरफ नए टैक्सेस लगाने के मामलात में हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये भी तातुल का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक IMF हुकूमत पर बिजली और गैस महंगी करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आइंदा बजट में नए टैक्सेस लगाने की मुसलसल तरदीद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत आइंदा मालियाती साल के बजट के लिए IMF पर कितना इन्हिसार करेगी और इस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। मैं बात करूंगी माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि IMF का जो मुतालबा है 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का, वो हमने मानने से इनकार कर दिया है। आपको पता है परसों जो है वो वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, फिर IMF का प्रेशर है कि आप बिजली की कीमतें भी बढ़ाएं, गैस की कीमतें भी बढ़ाएं। बकौल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारा जो IMF का प्रोग्राम था वो भी कुछ अरसे तक मुअत्तल रहा, बाद में फिर बहाल हुआ। ऐसे वक्त में बजट के मौके पर ये इस तरह का प्रेशर अगर हम लोग नहीं लेते हैं और इसके बगैर IMF के मुतालिबात माने बगैर हमारा ये बजट सारा पेश किया जाता है, उनकी शराइत बीच में नहीं डाली जाती, सर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डॉक्टर साहब इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो मार्च में बातचीत हुई थी IMF के साथ और फाइनलाइज हुआ था 2nd to the 5th रिव्यू, उसमें जो चीज़ें थीं जो हमें करना है 6th रिव्यू के लिए वो सब तय हो चुके थे और उसके बेसिस पर हमारी हुकूमत ने, आपको याद होगा, अप्रैल में एक मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी पेपर भी शाया किया था और उसमें तकरीबन सारी वो चीज़ें थीं जो IMF से एग्रीमेंट हो चुका था और हमें 500 अरब डॉलर भी मिले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए वज़ीर ख़जाना जो हैं, चूँकि वो इन्वॉल्व नहीं थे नेगोशिएशंस में, तो उनका पोजीशन मुख्तलिफ लग रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, IMF का तो ख्याल ये होगा शायद कि हम तो हुकूमत से बात करते हैं, किसी एक शख्स से नहीं बात करते। तो अब ये है, देखना ये है कि किस हद तक IMF का जो 6ठा रिव्यू है वो मुकम्मल होता है, इसलिए कि अगर ये रिव्यू कामयाबी से हो जाता है तो 1 अरब डॉलर पूरा हमें मैंने 500 मिलियन डॉलर पहले कहना चाहिए था मुझे, अब हमें मिलेंगे 1 अरब डॉलर। सही। तो अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि बजट आने में 2 दिन रह गए हैं और अभी तक बातचीत जारी है, तो हम कहाँ तक एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं ये किसी को अंदाजा नहीं है और थोड़ी सी अनसर्टनिटी पैदा हो रही है। तो सर, ये जो गैर की सूरत हाल है, आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में कोई फैसला करना पड़ेगा हुकूमत को बजट से पहले कि आपको IMF की शराइत को मानना है कि नहीं? देखिए, हमारी हुकूमत तो हम समझते हैं कि एक सवरेन हुकूमत है। अगर उनकी राय में तब्दीली आई है तो बेहतर ये होगा कि हम कहें कि जी 500 जो मिलियन डॉलर आपने दिए हैं वो वापस लीजिए, हमें ये सब नहीं करना है अब। देखिए क्या होता है, मगर इससे देखिए एक काफ़ी अनसर्टनिटी पैदा हो रही है। आखिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम IMF से कह दें कि अब हमने ये एहसास किया है कि आपका जो प्रोग्राम के जो रिफॉर्म आपने मांगे हैं वो गैर मुमकिन से हो चुके हैं
उससे हमारे आवाम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम माजरत करते हैं, हमारे पास ये गुंजाइश ज़रूर मौजूद है एज ए सवरेन कंट्री कि हम कहें कि जी IMF प्रोग्राम से हट रहे हैं। डॉक्टर साहब, पीर वाले दिन जो इक्तिसादी काउंसिल का जो इजलास हुआ, जिसमें सारे अदाद-ओ-शुमार जो सामने आए हैं कि अगले माली साल के लिए जो मौशी अहदाफ की मंजूरी दी गई है इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में, शरह नमू का टारगेट 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। फिर हमारा जो एग्रीकल्चर है इसमें इजाफे का टारगेट 3.5%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.5%, सर्विसेज सेक्टर में 4.8% होगा। सर, आपको लगता है कि बैलेंस बजट होगा? हुकूमत ये जो टारगेट रख रही है ये अचीव करना आसान होगा हुकूमत के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि माशाल्लाह हमारे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जिसके सरबराह हमारे मुंतखब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और चारों चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और वो फैसला ये है कि अगले साल का जो हमारा तरक्याती प्रोग्राम प्रोविंसेस का मिला के फेडरल गवर्नमेंट का तकरीबन 2100 अरब रुपए होगा। ये तारीख का नुमाया तौर पर सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस साल से हम 1100 अरब का खर्चा कर पाएंगे प्रोग्राम में, तो ये तकरीबन 1000 अरब का इजाफा है और ये बहुत ही जबरदस्त इजाफा है, तकरीबन ऑलमोस्ट डबल करने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बजट में इतनी गुंजाइश है कि आप अपने तरक्याती खर्चे इतना बढ़ा लें? हम तो चाहते हैं बढ़ाएं, मगर ये ऐसा ना हो कि आप बढ़ाने की कोशिश में खसारे में ज़्यादा चले जाएं, उसके नतीजे में पैसों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, गवर्नमेंट के कर्ज़ों के लेने की वजह से मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाए और उसकी वजह से अफरात ज़र में ज़्यादा हो जाए। तो ये एक सवाल है कि क्या ज़्यादा हमें बेरोज़गारी कम करने की तरफ जाना चाहिए या हमें जो अफरात ज़र की रफ्तार है उसे कम करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मुनासिब पॉलिसी है कि दोनों को बैलेंस करके आप हासिल करें। सही। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए रोजगार मौके पैदा करने के लिए आप काम करें, पैसा वहां लगाएं जहां आपको पता है हो कि लोगों को रोजगार मिलेगा, आप नई इंडस्ट्री लगाएं, सनत लगाएं, लोगों के लिए मौके पैदा करें, ना कि सारा जो पैसा है ज्यादा आप हिस्सा जो है वो तरक्याती फंड्स के लिए रख दें। बिल्कुल, और ये भी है कि अगर आपने नहीं, मैं तरक्याती बजट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसका जो साइज आपने मुकर्रर किया है, आपके पास ये अश्योरेंस होना चाहिए कि हमारे पास बजट में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसको अपना खसारा बढ़ाने के बगैर हासिल कर लेंगे। सही। इसलिए कि अगर इस बड़े फिगर को हासिल करने के लिए आपको अपना खसारा बढ़ाना पड़ेगा और आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, तो उस कर्जों की वजह से मनी सप्लाई में इजाफा होगा पाकिस्तान में और उसके नतीजे में खतरा यह है कि अफरात ज़र बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मौशूद डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।